सोचिए, आज के ज़माने में जंग, उसकी शुरुआत किसी बम धमाके से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से क्लिक से हो सकती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दिखती तो नहीं पर होती ज़रूर है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे साइबर हमले जंग का पूरा चेहरा ही बदल रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे असली लड़ाई शुरू होने से बहुत बहुत पहले हमारे स्क्रीन्स के पीछे एक और जंग लड़ी जा रही होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के जमाने की जंग में पहली गोली आखिर चलती कहाँ है? क्या किसी बॉर्डर पर या आसमान में? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये गोली दिखती नहीं, ये अदृश्य है, और ये हमारे चारों तरफ इसी डिजिटल दुनिया में कहीं है। जरा एक मंजर सोचिए। एक सुबह हम सब उठते हैं और पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। कहीं कोई मिसाइल नहीं गिरी, कोई बम नहीं फटा, कुछ भी नहीं। बस अचानक पावर ग्रिड बैठ गया है। ये कोई ट्रेडिशनल हमला नहीं है, ये एक खामोश डिजिटल स्ट्राइक का पहला असर है। और बिजली जाने की कुछ ही देर बाद एक और झटका। फोन काम नहीं कर रहे, इंटरनेट बंद। मतलब पूरा देश एक दूसरे से और दुनिया से एकदम कट जाता है। सोचिए, सरकार और सेना के लिए भी आपस में बात करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर तरफ बस एक खामोशी और एक बेचैनी। और इसके बाद क्या होता है? केओस, पूरी तरह से अव्यवस्था। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में जो हुआ, उसे इसी तरह के एक हमले का नतीजा माना जाता है। वहां एक साइबर अटैक ने मानो देश के पहियों को ही जाम कर दिया और एक पारंपरिक फौजी कार्रवाई के लिए सीधा रास्ता बना दिया। ऑलराइट, तो चलिए अब इस धुंध के पीछे झांकते हैं। ये सब कुछ जिस अदृश्य मैदाने जंग में होता है ना, उसे कहते हैं ग्रे जोन। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर है क्या? देखिए, ये जंग की एक ऐसी हालत है जहां कोई फॉर्मल ऐलान नहीं होता कि हम जंग कर रहे हैं, पर स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल किए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा युद्ध है जो लड़ा तो जा रहा है, पर ऑफिशियली कोई मान ही नहीं रहा कि युद्ध चल रहा है। इसमें दुश्मन को कमजोर करने के लिए फौजी तरीकों का नहीं, बल्कि दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, हमलावर बड़ी आसानी से कह सकता है यह हमने नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारी से साफ इनकार कर सकता है। अगर हम एक आमने सामने की जंग और इस ग्रे जोन जंग को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पारंपरिक युद्ध का बाकायदा ऐलान होता है, उसका लक्ष्य होता है जीतना, और उसका जवाब भी फौज ही देती है। लेकिन ग्रे जोन ये अघोषित होता है। इसका मकसद दुश्मन को जीतना नहीं, बल्कि उसे अंदर से पंगु बना देना है, खोखला कर देना है। और इसका जवाब देना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हमला किया किसने है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा साइबर हमला आखिर किया कैसे जाता है। और एक बात साफ है, ये कोई एक दिन का काम तो बिल्कुल नहीं है। इसकी तैयारी में कई साल लग सकते हैं। ये बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह काम करता है। सबसे पहला कदम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, फिर सप्लाई चेन में घुसपैठ करना। इसका मतलब यह है कि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है ना, उसी में सेंध लगा दी जाती है। इसके बाद एक मैलवेयर, एक वायरस सिस्टम में कहीं छिपा दिया जाता है, बिल्कुल एक स्लीपर सेल की तरह, जो सालों साल चुपचाप पड़ा रह सकता है। और फिर जब सही मौका आता है, कोई संकट का समय आता है, तो बस उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो निशाना क्या होता है? जैसा हमने वेनेजुएला के मामले में देखा, निशाने पर होती हैं देश की सबसे जरूरी चीजें, जैसे पावर ग्रिड्स, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और तो और स्मार्ट सिटी के सर्वेलांस कैमरे भी। मतलब हर वो चीज जो किसी देश के लिए उसकी नसों की तरह काम करती है। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य होता है देश के डिफेंस सिस्टम में कुछ देर के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स बना देना, मतलब कुछ पलों के लिए दुश्मन को अंधा कर देना। और क्यों? ताकि हमलावर को पारंपरिक मिलिट्री एक्शन के लिए एक खिड़की मिल सके, एक मौका मिल सके। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा इस पूरे खतरे को भारत के नजरिए से देखते हैं। सवाल यह है कि हमारी डिजिटल सीमाएं कितनी महफूज हैं। इसको समझने के लिए साल 2020 बहुत अहम है। याद कीजिए, मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक इसके बाद जून से अक्टूबर के बीच भारतीय पावर ग्रिड में चीनी साइबर घुसपैठ की कई रिपोर्ट सामने आईं। और फिर अक्टूबर 2020 में मुंबई में एक बहुत बड़ा पावर कट हुआ। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? एक्सपर्ट्स तो ऐसा नहीं मानते। ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है कि अब साइबर ऑपरेशंस का इस्तेमाल सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है। नहीं,
जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के दौरान ये स्ट्रैटेजिक सिग्नल्स भेजने और दबाव बनाने का एक बहुत बहुत ताकतवर हथियार बन चुके हैं। और मुंबई की उस घटना को इसी चश्मे से देखा जाता है। तो फिर सवाल वही है कि आगे का रास्ता क्या है? भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए और अपनी रक्षा के लिए आखिर क्या कर सकता है? देखिए, हमारे सामने कुछ बड़ी कमजोरियां हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। पहली, हमारी सिविलियन और मिलिट्री एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। अगर कोई संकट आता है तो लीड कौन करेगा, ये साफ नहीं है। दूसरी बड़ी बात, हमारी इंपोर्टेड हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। क्या हम उन डिवाइसेस पर भरोसा कर सकते हैं जो शायद हमारे दुश्मन देश में ही बने हों? और तीसरी, हमारे पास साइबर हमले का जवाब देने के लिए कोई साफ सुथरी पॉलिसी नहीं है। मतलब, अगर हमला हुआ तो हमारा जवाब क्या होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर है ये चुनौती सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये एक माइंडसेट की चुनौती है। हमें साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ एक आईटी प्रॉब्लम समझना बंद करना होगा। इसे देश की नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग के बिल्कुल केंद्र में, उसके दिल में रखना होगा। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। ग्रे जोन में तैयारी की कमी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आज की दुनिया में जहां जंग के नियम हर दिन बदल रहे हैं, वहां सिर्फ हमला होने के बाद रिएक्ट करना काफी नहीं है। असली सुरक्षा तैयारी में है, पहले से तैयार रहने में है। तो अगली बार जब घर की बत्ती गुल हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि यह सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ